हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से मिलते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और इसके साथ ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ और ऑप्शनल सब्जेक्ट में मानव विज्ञान का विषय ले रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। इसके साथ आप एडमिशन लीजिए, आपको 10% का फायदा मिलेगा। अनअकैडमी के द्वारा जो है बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक पॉलिटिक गवर्नेंस एंड आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट्स एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने नीड्स के अनुसार किसी भी कोर्स में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। मेरा कोड UGM10 है। इसी प्रकार देखते हैं जीएस सब्सक्रिप्शन में दो कोर्सेस अवेलेबल हैं, एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। जैसे 12 महीने का जो फीस है 49,500 रुपये है। मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का छूट मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शनल कोर्स जो अवेलेबल है वो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। जैसे 12 मंथ का जो फीस है 27,500 रुपीज है। मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं और मैं इस प्लेटफॉर्म से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है मानव विज्ञान हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ और उसकी फीस जो 1 साल के लिए हो जाएगी 24,750 रुपये, अगर मेरा कोड आप UGM10 के साथ एडमिशन ले रहे हैं। अभी अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स को टारगेट कर एक माइल लॉन्गर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो आप इसमें आप एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को अनअकैडमी के साथ और टॉप एजुकेटर के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है 2022 और 2023 के लिए जो है कंप्लीट जीएस बैचेस जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए चलाए जा रहे हैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार आप किसी भी माध्यम में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा अभी अनअकैडमी के द्वारा जो है डिस्काउंट्स ऑफर चलाया जा रहा है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस जीएस प्लस और ऑप्शनल कोर्सेज के लिए और यूपीएससी सिविल सर्विस जीएस एंड आइकनिक कोर्सेज के लिए, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लियर चीज है ये। ठीक। तो ये कोर्स के संदर्भ में जानकारी हो गया आपके। अब हम अपने मूल टॉपिक की ओर आ जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए आज कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एमसीक्यू लेकर आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ। आप उनके साथ मेरे पास सॉल्व कीजिएगा और क्लास के अंत में जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की है कॉन्स्टिट्यूशन का खासकर प्रीलिम्स सब्जेक्ट के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए जो मैं पहले हमने इससे पहले वाली क्लास में आपने पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ा था। आज मैं जो है अर्बन बॉडीज के संदर्भ में जो जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एमसीक्यू। तो मेरे साथ आप देखते रहिए एमसीक्यू, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस मेरा कोड UGM10 के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए, एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए। ठीक है, आप मेरे साथ आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन पर मैं आपको क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और ऑप्शन भी पढ़ूंगा और उसके बाद आप लोग उसका आंसर को मेरे को बताइएगा। मैं देखूंगा कौन व्यक्ति जो है आंसर को सबसे पहले दे रहा है, कौन टेक्स्ट कर रहा है। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है अभी जो मैं इस मंथ जो कर रहा हूँ लेवल 1 पे जा रहा हूँ, इसके बाद जो है आने वाले 4-5 दिनों के बाद लेवल 2 लेवल 3 टाइप्स में इसके स्तर को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, जिससे न्यू कमर जो स्टूडेंट्स हैं वह जो है भली भांति क्वेश्चन को समझ सके और धीरे धीरे उसके लेवल को मैं अपग्रेड करते चलाऊंगा, जो आपके यूपीएससी पैटर्न पर आ जाएगा वो। ठीक है। हम जब दूसरी बार हम सॉल्व करेंगे तो इसका लेवल जो है इससे अधिक रहेगा। अभी जो है लेवल 1 पे मैं क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन बनाइए। देखिएगा, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेकी से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेकी से। सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेकी से और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर सकता है कौन? आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी आंसर होगा। क्लियर चीज है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। मतलब आंसर डी क्यों? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर चीज है, जब हम पार्लियामेंट पढ़ा रहे थे आप लोगों को यूनियन का जो जब जब
क्लियर चीजें जब हम भाग 5 संविधान का जो भाग 5 हम यूनियन पढ़ रहे थे, तो उसमें मैं कैबिनेट के संदर्भ में और प्रधानमंत्री के संदर्भ में आपको मैं इसको क्लास में किया था। आप जाके अपनी 10 क्लास आप पढ़ सकते हैं इसके संदर्भ में। जो क्लासेस हो गई हैं उसी के संदर्भ में जो है एमसीक्यू में लग के आया हूँ। आप लोग मेरे क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो जिसकी सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें होंगी, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किसके अकॉर्डिंग टू होती है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है, जनसंख्या जनगणना के अनुसार होता है, जनसंख्या के हिसाब से होता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, ऐसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। वैसे आपको मालूम ही है कि इसका भी आंसर क्या होगा, डी होगा। उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा का सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जो है और लोकसभा में भेजता है। लगभग जो है वहां की सीटों की संख्या कितनी है, 80 के आसपास है, ठीक है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो लोकसभा में आपने सत्र पढ़ा है कितने सत्र तो ऐसे 3 ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सत्र होते हैं देखिएगा। शुरुआत जो होती है साल की होती है बजट सत्र से होता है। बजट सत्र के बाद कौन सा सत्र आता है? दूसरा सत्र मानसून सत्र होता है। तीसरा कौन होता है? विंटर सेशन होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो कि ये आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर आंसर जो होगा सी आंसर होगा। क्या होगा? 3 सत्र होते हैं। क्लियर चीजें, इसका आंसर अब क्या होगा? सी आंसर होगा इसका। क्लियर चीजें, ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब करवाया गया था? ठीक है, तो लोकसभा का प्रथम जो आम चुनाव है कब करवाया गया था? इसका जो आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है 1949 में, बी ऑप्शन है 1952 में, सी ऑप्शन है 1950 में और डी ऑप्शन है 1954 में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 1952 में जो है लोकसभा के लिए पहली बार चुनाव करवाए गए थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का नेता कौन होता है? ये राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का जो नेता होता है कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है, किस जनगणना के आधार पर है? तो वर्तमान में जो है जनगणना का आधार क्या है? 1971 की जनगणना के आधार पर जो है लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, ठीक है। अब अगली जो परिसीमन होगा सीटों की संख्या का, वो होगा 2021 की जनगणना के आधार पर होगा। कब से होगा? 2026 से, याद रखिएगा। क्लियर चीज है ये। तो अभी जो है कौन सी जनगणना, जनसंख्या जनगणना के हिसाब से है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर जो है सीटों की संख्या का निर्धारण किया गया है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो सकता है यदि उसे प्राप्त न हो। तो जमानत के लिए क्या होना चाहिए? 1/6% होना चाहिए वैलिड वोट का, मतलब वैध मत का। वह 1/6 से अगर कम पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, और 1/6 से ज्यादा पाता है या उसे ज्यादा पाता है तो उसकी जमानत जब्त नहीं होगी, ठीक है। तो जमानत खो देगा यदि उसे प्राप्त न हो। तो 1/6 मत यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पहले ही भंग कर सकता है। ये ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, बी अध्यक्ष द्वारा लिखा है, सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे और राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पे। तो ऐसी लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पे। मंत्रिमंडल की सलाह मतलब प्रधानमंत्री होती है। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। क्लियर चीजें ये। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, आपके आप क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों से। तो आपने क्लास किया है तो बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे इस पे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। जैसे बिहार और महाराष्ट्र जनसंख्या के हिसाब से होता है, तो इसमें क्या होगा? आपको लोकसभा की सीटें अगर मानना है, अगर मालूम है
तो आप कर सकते हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ है, यूपी में है और लगभग 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र में लगभग क्या हो जाएगा, 48 है। और बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। और वेस्ट बंगाल में लोकसभा की सीटें लगभग 42 हैं। ठीक है। और एमपी में लोकसभा की सीटें जो है 29 हैं। और तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें लगभग 18 हैं। क्लियर चीज है ये। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट, सॉरी सॉरी, तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें जो है वो 39 है। क्लियर चीज है ये। ठीक। तो इसकी जहां तक लोकसभा प्रतिनिधि का प्रश्न है, दूसरे और तीसरे दर्जे पर है, तो दूसरे दर्जे पर तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, लेकिन तीसरे दर्जे पर वेस्ट बंगाल आएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी इसका आंसर सही नहीं लग रहा है। क्लियर चीजें। तो ये आपका आंसर अगर होता तो यहाँ पर होता महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है। दूसरे दर्जे पर यहाँ पे महाराष्ट्र तो है, लेकिन तीसरे दर्जे पे बिहार नहीं है, ये चौथे दर्जे पे है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे मैं अब कोई नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं होगा। क्लियर चीज है ये। फिर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका जा सकता है। किस अधिनियम के तहत, आपको मालूम है दल बदल के संदर्भ में जो अधिनियम है कौन सा है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 452 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर चीजें। इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को दल बदल से रोका जा सकता है। क्लियर चीजें। ये आप लोगों को जो जो भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाते हैं उसका इंटरप्रिटेशन जरूर जरूर कीजिएगा। अति उत्साहित में आकर कोई क्वेश्चंस को नहीं लगाना है। ये प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए कि एग्जामिनर एग्जाम हॉल में ये सब गलतियां आप लोग नहीं करेंगे। क्लियर चीजें ये। ठीक है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। ठीक है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश मोस्टली ट्राइबल स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी जाएगा यहाँ पर। क्लियर चीज है ये। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, और इसमें वो आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर आएगा इसका आंसर। क्लियर चीज है ये। ठीक है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो लोकसभा की बैठक तो स्थगन के द्वारा भी समाप्त हो सकता है, सत्र अवसान भी कर सकते हैं, विघटन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्लियर चीज है। इसका आंसर क्या जा रहा है, डी आंसर जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ठीक है। तो कहाँ स्थान आरक्षित नहीं है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। तो देखेंगे इन राज्यों में जो है जनजातीय पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए अलग से जो है यहाँ पर लोकसभा में खासकर जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। तो इसका आंसर भी होगा ये उपरोक्त सभी। ठीक है। क्योंकि लोकसभा का जो सीटों का आरक्षण होता है वो जनसंख्या के आधार पर है। कम से कम 10 लाख पर लगभग एक सीट तो आनी ही चाहिए। इतनी जनसंख्या जो है पॉपुलेशन नहीं है जनजातियों की, इसलिए वहां पे सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। खासकर किसमें, लोकसभा में, विधानसभा में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है। मतलब राज्य और लोकसभा का स्थान दिया, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 42 नहीं होगा ये आंसर। वेस्ट बंगाल में 42 है, ये सही है। पंजाब 13 है, सही है। असम में लगभग 14 है। ठीक है। यहाँ पे अगर 14 कर देते हैं तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश इसका बेस्ट आंसर होगा ये। ठीक है। असम को आप 14 कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हम ले लेते हैं आंसर। ठीक है। अब लोकसभा की सामान्य अवधि कितनी होती है, आपको मालूम है लोकसभा की सामान्य अवधि कितनी है, 5 वर्ष के लिए है। क्लियर चीज है ये।
भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो है वह जीवी मावलंकर साहब थे। तो आंसर जो है इसका ए होगा। ये फैक्ट क्वेश्चन है, आपने बहुत सारे जब क्वेश्चन बना रहे होंगे ये सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है सभी। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन जो है कोई स्टूडेंट गलत नहीं करता है, जो यूपीएससी के लिए सीरियस स्टूडेंट है वो। ठीक है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में लोकसभा किसका? ये है राज्य राज्य की विधानसभाओं का, बी है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, सी है भारतीय जनता का और डी है राजनीतिक दलों का। तो किसका प्रतिनिधि करता है? यह सी आंसर होगा। किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत की जनता को रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ए ऑप्शन है 1/10 सदस्य, बी ऑप्शन है 50 सदस्य, सी है 100 सदस्य और डी है 40 सदस्य। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो होगा ए होगा। सदन के 1/10 सदस्य जो है वह अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं को लाया जाता है। क्लियर चीज है ये। इसका आंसर ए होगा। फिर है, भारत में लोकसभा का विघटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में लोकसभा का विघटन जो है वह राष्ट्रपति करता है। किसके सिफारिश पर? कैबिनेट की सिफारिश पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। इसका आंसर क्या होगा? ये संसद द्वारा, ये गलत हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ये भी नहीं होगा। जैसे सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, तो सी इसका जो है बेस्ट आंसर होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में युग्म की लोकसभा की समान सीटें प्राप्त हैं? ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब और असम, पंजाब में लगभग 13 हैं, असम में 14 हैं। ठीक है। गुजरात का और राजस्थान नहीं, ये भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल नहीं। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है तो ये भी सही नहीं होगा। यहाँ भी जो है उत्तर जो है, आप एक यहाँ पर भी होगा, इसमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ भी इसका कोई नहीं होगा। वही पिछले उस पे स्क्रीन पे आपके सभी राज्यों का मैंने सीटों के बारे में आपको बताया था। ठीक है। जैसे राजस्थान में 25 है और गुजरात में शायद 26 होगा। ठीक है। और मध्य प्रदेश को मालूम है, तमिलनाडु को मालूम है आप लोगों को, तो इसका भी इनमें यहाँ पे हम देखते हैं इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। आप ऐसे करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। और जो कोई वित्तीय विधान बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो कोई बिल अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल बिल है, तो फाइनेंशियल बिल के संदर्भ में क्या प्रोविजंस है? तो फाइनेंशियल बिल सबसे पहले कहाँ आता है? लोकसभा में ही आएगा। ठीक है। लोकसभा प्रस्तावित मतलब कहाँ पे होगा? लोकसभा में आए कोई बिल, वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है लोकसभा में से, और लोकसभा में से ही कहाँ जाएगा? वह राज्यसभा में जाएगा। ठीक है। तो प्रस्तावित की बात कर रहा है, प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोड्यूस होना। तो इंट्रोड्यूस किया शब्द है तो यहाँ आंसर लोकसभा में ही होगा। केवल लोकसभा में नहीं होगा, पहले लोकसभा में होगा, फिर वो कहाँ जाता है? राज्यसभा में। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो क्या होता है? राज्यसभा में जाता है। तो इंट्रोड्यूस की बात हो रही है यहाँ पर। हम प्रस्तावित शब्द देखेंगे तो यहाँ पे कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित की बात हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा लोकसभा में। लेकिन यह बिल लोकसभा के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ठीक है। क्लियर चीज है ये, तो ऐसा आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी लोकसभा। और फिर है इसका देखिएगा, प्रथम अध्यक्ष जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो जो प्रथम अध्यक्ष थे मालवंकर साहब, उन्हीं के विरुद्ध जो है मतलब अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, मतलब उनको पद से हटाने की प्रक्रिया भी चलाई गई थी। तो इसका आंसर होगा बी होगा। ठीक है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो वर्तमान प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इसको मालूम होगा आंसर। मेरे को लग रहा है कि मेरा आंसर देने से पहले ही आप इसको टेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ए ऑप्शन है 500, बी ऑप्शन है 525, सी ऑप्शन है 552 और डी ऑप्शन कितना है? 560। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा 552। क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा 552 मैक्सिमम। क्लियर चीज है ये। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसको अगला क्वेश्चन देखिए कि
लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में होता है? ए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वह जो है लोकसभा के अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, लोकसभा के स्पीकर मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। क्लियर चीज है ये, तो इस आंसर को आप देख लीजिएगा। देखिए चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस संबंध में हो सकती है? तो भारतीय संसद के दोनों संसद की संयुक्त बैठक जो है केवल किस संदर्भ में आता है? तो आपको मालूम है कि वह साधारण विधेयक के संदर्भ में आएगा, जिसका बेस्ट आंसर जो होगा साधारण विधेयक होगा। ठीक है, वित्त विधेयक के संदर्भ में भी आ सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के संदर्भ में ही आंसर इसका सी होगा। क्लियर चीजें? तो संसद के दोनों के सदन की वो संयुक्त बैठक कौन करता है? 108 के तहत है ना, इसके स्पीकर जो है राष्ट्रपति को सूचना दे देता है, और राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक का आह्वान कर देता है। ठीक है, भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भारत सरकार के जो है लीगल ऑफिसर कौन होते हैं? तो आपने पढ़ा है, भारत सरकार के जो लीगल ऑफिसर होते हैं कौन होते हैं? उनको कहा जाता है AGI। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जिसका बेस्ट आंसर क्या होगा? ना हो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, आंसर क्या होगा? डी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर चीज है ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रत्यायोजित विधान को भूतलक्षी प्रभाव सदैव दिया जा सकता है। भूतलक्षी प्रभाव कभी नहीं दिया जा सकता। भूतलक्षी प्रभाव तभी दिया जा सकता है जब मूल विधान में इस आशय का प्रावधान हो। तो इसके हिसाब से आंसर जो है सी होगा। तो आप देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, भूतलक्षी प्रभाव जब दिया जा सकता है जब ठीक है, भूतलक्षी प्रभाव तभी दिया जा सकता है जब मूल विधान में इस आशय का प्रावधान हो। ठीक है, फिर सही उत्तर अंकित कीजिए। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। ठीक है, धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, हाँ बिल्कुल ये गलत। हाँ, जब नहीं किया प्रस्तुत किया जा सकता, नहीं गलत होगा। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, विषय ये ठीक है। धन विधेयक विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता नहीं। तो आपका बेस्ट आंसर जो है इसका क्या होगा? ये आंसर मानेंगे हम यहाँ पर। क्लियर चीजें, इसका बेस्ट आंसर क्या है? धन विधेयक विधानसभा में, सॉरी, विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये गलत आंसर है। धन विधेयक विधान सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये आंसर गलत होगा। तो इसका बेस्ट आंसर है आपका सी जो है, वह इसका बेस्ट आंसर है। वह क्या होगा? धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक जो है वह प्रस्तावित होता है सबसे पहले कहाँ? विधान सभा में। क्लियर चीज है ये विधान सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत होगा, जिसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? सी आंसर होगा इसका। ठीक है, इसके आंसर को क्या कीजिएगा आप? सी इसके आंसर को लगाइएगा। मिनट। ठीक है, यही क्वेश्चन थे हम लोग। तो इसके आंसर के धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यही सही होगा। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो भारत में शासन का प्रधान क्या होता है? भारत में शासन का प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर चीजें, ये देखिए रिपीट हो चुका है।
ये क्वेश्चन, तो आपको मालूम है सही उत्तर इंगित कीजिए। सही उत्तर इंगित करने में क्या होगा, धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है। भारत में शासन का प्रधान कौन होता है? भारत में शासन का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अब देखिएगा, राज्य विधानसभा के, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का अधिकार नहीं है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का अधिकार नहीं होता है। तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का अधिकार क्या नहीं होता है भैया, देखते हैं हम लोग। धन विधेयक का निर्णय करना बिल्कुल अधिकार होता है ये। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। निर्णायक मत देता है, सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। अरे भैया, निर्णायक मत देना इसका अधिकार थोड़ी है। निर्णायक, सॉरी, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना जो है इसका नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करेगा। तो इसका आंसर अधिकार नहीं है पूछ रहा है, तो यही बी इसका अधिकार नहीं है। क्लियर चीज है ये। तो राज्य का विधानसभा के अध्यक्ष का अधिकार यही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए, और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ, आपने पढ़ाई किया है, वो सही जा रहा है। ठीक है। भारतीय संसाधनात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। भारतीय संसाधनात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। ए ऑप्शन है संसद के सामान्य सदस्यों के द्वारा। बी ऑप्शन है संसद की समितियों के द्वारा। सी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा। डी स्पीकर के द्वारा। इसका आंसर, बेस्ट आंसर क्या है? इसका आंसर जो है सी है। संसदीयात्मक शासन व्यवस्था में सभी अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक जो है वह मंत्रिमंडल के द्वारा या मंत्री परिषद के द्वारा, या हम इसको बोलते हैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर चीज है ये, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? तो बार बार ये क्वेश्चन हम आपको बताया था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करता है। और इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। आपको मालूम है धन विधेयक वित्त विधेयक के बीच क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पे फिर मैं बता देता हूँ कि ये देखिएगा, ये मनी बिल है और ये फाइनेंस बिल है। ठीक है। सभी वित्त विधेयक जो है, सभी धन विधेयक जो है वह वित्त विधेयक होता है, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। ये जो मेरा क्लास किया होगा वो समझ जाएगा। तो यह जो है देखिएगा, ये बिल फाइनेंस बिल और मनी बिल के संदर्भ में है। तो यह निर्णय कौन करता है कि वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो यह निर्णय करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इसका आंसर जो है ये होगा। भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? तो भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? पार्लियामेंट और राष्ट्रपति मिलकर करते हैं। पार्लियामेंट में कौन आ जाता है? लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं? विधि का निर्माण करते हैं। इस संदर्भ में जो है इसका आंसर जो है वह सी होगा। क्लियर चीज है ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन को आप जो है आराम से समझिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? तो भारतीय संघ में विधि का निर्माण कौन करता है? तो भारतीय संघ में विधि का निर्माण जो है वो कौन करता है? पार्लियामेंट करती है, संसद करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? को हम विधायिका कहते हैं। क्या करते हैं? विधायिका कहते हैं। तो पार्लियामेंट के हिस्सा कौन होते हैं? पार्लियामेंट और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर अनुमोदन देता है। ठीक है। तो वो कानून बन जाता है। तो विधि का जो निर्माण हो रहा है वह पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट का अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति है। इसलिए आपका बेस्ट आंसर जो है वह सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्योंकि विधायिका जो है वह किससे मिलकर बनी होती है? दोनों सदनों के से तो मिलकर बनी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में दोनों सदनों के साथ कौन होता है? राष्ट्रपति जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विधायिका का कार्य जो है विधि का निर्माण करना है। ठीक है। लेकिन बेस्ट आंसर इसका आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है।
एस्टिमेट कमेटी कैसी कमेटी है? प्राक्कलन समिति जो है, इसको आकलन समिति है, तो यह कैसी समिति है? यह परमानेंट समिति है, स्थायी समिति है। इसका आंसर ए है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है? क्वेश्चन पढ़िए इसको। मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है? ए अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा निंदा प्रस्ताव, सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, चौथा महाभियोग। तो मंत्रिमंडल संसदीय नियंत्रण महाभियोग तो आएगा नहीं। महाभियोग का प्रक्रिया तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए है, तो संसदीय नियंत्रण तो हुआ नहीं, मंत्रिमंडल पर तो नियंत्रण हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो इसके द्वारा इसका नहीं है, पूछा है, समावेश नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी है। और क्या है वह? महाभियोग। क्लियर चीज है ये? ठीक। फिर है, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? संसद के विधि निर्माण की संगति, अध्यक्ष की संगति, संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल का सांसद के प्रति उत्तरदायित्व। तो संसदीय विशेषाधिकार से आपने, जब मैं पार्लियामेंट में पढ़ाया था, तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा। सांसद सदस्यों को संसद होने के नाते जो है संविधान के द्वारा जो है कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन विशेष अधिकारों को ही क्या करते हैं? सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार बोलते हैं। और इसका आंसर जो है क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। क्लियर चीज है ये? तो आप इस चीजों को समझिएगा और क्वेश्चन को जवाब दीजिए। फिर है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो विधि अधिकारी है वह कौन होता है? सी इसका आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर चीज है ये? ये आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जा रहा होगा। ठीक है। तरह तरह से क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा गया है। और आंसर जो है आपको पता है कि पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, बी उपाध्यक्ष को देता है, सी महान्यायवादी को देता है, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। तो आपको जब मैं क्लास में पार्लियामेंट पढ़ा रहा था, लेक्चर में मेरे, सुनिएगा। और इसका आंसर जो होगा, आपको बताया था, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो है वह उपाध्यक्ष को देता है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष भी अपना इस्तीफा जो है वह किसको दे देगा? त्याग पत्र जो है वह अध्यक्ष को देकर पद से हट जाता है। तो दोनों एक दूसरे को वाइस वर्सा मतलब क्या करते हैं? त्याग पत्र देकर पद से हट सकते हैं। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? उपाध्यक्ष इसका आंसर होगा। ठीक है। वह अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसद प्रत्यायोजित विधान निम्नलिखित में से किस सीमा तक कर सकती है? संसद जो है प्रत्यायोजित विधान की, इस पर कोई सीमा नहीं है। आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती। यदि किसी सतह से अपनी सभी शक्तियां प्रयोजित नहीं कर सकता, किसी भी तरह है यहाँ पे, किसी भी तरह सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से संसद अपनी शक्ति प्रायोजित कर सकती नहीं। इस पर आवश्यक शक्तियां प्रायोजित नहीं की जा सकती। इसका आंसर क्या होगा? संसद के संदर्भ में इसका आंसर होगा बी होगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। फिर है, फिर क्वेश्चन से देखिएगा, प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण प्राप्त है? बिल्कुल प्राप्त है। तो न्यायिक नियंत्रण किसका प्राप्त है? प्रायोजित शक्तियों पर जो न्यायिक नियंत्रण प्राप्त है उसका आंसर जो है क्या होगा? सी होगा। उसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। तो इसका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। क्लियर चीज है ये? तो इसके आंसर को आप दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ठीक।
तो सही उत्तर होता है संसद के दोनों सदनों में किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, बी राज्यसभा के चेयरपर्सन के द्वारा, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न का निर्णय होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? अगर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। बेस्ट आंसर जो होगा वह ए होगा। क्लियर चीज है ये, बेस्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्योंकि दल बदल कानून के संदर्भ में अंतिम निर्णय जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष पर छोड़ा गया है। ठीक है, इस निर्णय के अगेंस्ट जो है वह कोर्ट जाया जा सकता है, परंतु यहाँ पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष को छोड़ा गया, जिसका आंसर ये होगा। फिर है, निम्न में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है? ठीक है, तो चेयरमैनशिप जो है वह ज्वाइंट सेशन का कौन करता है? आपको मालूम है कौन करता है? यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इसको आपको पहले भी मालूम था। इसका आंसर क्या होगा? स्पीकर होगा। स्पीकर जो है लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। ठीक है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक न्यायिक अधिकारी, एक प्रधानमंत्री की सलाह है, कि राष्ट्र कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। तो यह इसका जो आंसर होगा बी होगा। यह क्या है? यह न्यायिक सलाहकार है। ठीक है, यह न्यायिक सलाहकार है और अटॉर्नी जनरल के अधीन रहकर क्या करता है? वह काम करता है। इसको सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। क्लियर चीजें? एक न्यायिक सलाहकार के पद पर है ये। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, तो भारत के महान्यायाधीश मतलब एजीआई की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के विधि मंत्री के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह इसकी नियुक्ति की जाती है कैबिनेट की सलाह पर। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर जो है बी होगा। क्लियर चीज है ये। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद को धारण किए होता है। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र का लेखा संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन, भारत की जो कैग है उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो इसका प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किया जाता है, संबंधी लेखा संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र का लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत तो किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट किसको देखा है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है? लोकसभा में रखवाने की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट किसको देता है? वह रिपोर्ट जो देता है राष्ट्रपति को देता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको क्या करता है? लोकसभा में रखवाता है। तो इसका आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। रिपोर्ट किसको देगा? वह रिपोर्ट सौंपता किसको है? राष्ट्रपति को। और प्रतिवेदन प्रस्तुत कहाँ होगा? लोकसभा में। तो इस संबंध को समझिएगा। और इसका आंसर जो है क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक कैसे पारित समझा जाता है? ठीक है, तो वित्त विधेयक वही प्रक्रिया है जैसे सामान्य विधेयक के संदर्भ में केवल प्रस्तुत किया जाता है, ये लोकसभा में। ठीक है, प्रस्तुतिकरण कहाँ? लोकसभा में होता है। तो तृतीय वाचन, तृतीय वाचन क्या होता है? मतदान होता है, दो सदन की अनुमति ली जाती है उस पर। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, तृतीय वाचन पूरा होने पर। ठीक है, कोई भी विधेयक पारित समझा जाता है जबकि दोनों सदनों में क्या होगा? तृतीय वाचन पूरा होता है। तो क्लियर चीज है ये। तो इसका आंसर होगा डी, तृतीय वाचन। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो भारत के किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री हुई थी? आपको सबको मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ये फैक्ट है और फैक्ट जो है सबको मालूम है। ठीक है,
फिर राज्य सरकार की कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है? तो राज्य सरकार को, ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रहा है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राज्य सरकार को कानूनी, जैसे राज्य केंद्र सरकार में कानूनी सलाह देने के लिए एजीआई था, तो राज्य सरकारों में कानूनी सलाह देने के लिए होता है राज्य का महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं ऑफ स्टेट्स। इसका आंसर होगा सी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है? वही उसको फिर से क्या किया, ट्विस्ट के दूसरे फॉर्म में पूछा गया है, तो इसको क्या होगा देखिएगा, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, महान्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये देखिएगा सब महा है, कंफ्यूजन मत कर दीजिएगा। राज्य सरकार के संदर्भ में पूछ रहा है तो फट से पूछिएगा, महान्यायवादी मार के नहीं आना यहाँ पर। महान्यायवादी क्या है? वह एजीआई है, और ये केंद्र सरकार में चला जाता है। इसका आंसर क्या होगा? राज्य सरकार पूछा जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। यही अति उत्साहित में इस प्रकार के क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं। इसका आंसर होगा बी, राज्य सरकार की बात कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सरकार का कार्यवाही संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कार्यवाही, एग्जीक्यूटिव हेड पूछ रहा है, एग्जीक्यूटिव हेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात कर रहा है ये। तो एग्जीक्यूटिव हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल होगा। आपने बोला, समझ पढ़ा है ना, राज्य का क्या होता है? कार्यकारी अध्यक्ष होता है यह, और संवैधानिक प्रमुख। अगर वास्तविक शब्द होता तब क्या होता? मुख्यमंत्री होता। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या हो रहा है? बी आंसर हो रहा है। क्लियर है चीजें ये? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने प्रस्तुत है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति दी गई है? ठीक है, तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति जो है किसको दी गई है? केवल किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, न्यायपालिका को दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। सभी न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इतिहास का नहीं है, क्वेश्चन किसका है? संविधान का क्वेश्चन है। ठीक है, और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करता है, तो यहाँ पे वो पूछा, दिया भी नहीं गया ऑप्शन में वो। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को आप हमेशा मारेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में आपको पढ़ा रहा था, तो ये शब्द मैं बार बार दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत जो है किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? संघीय न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? संघीय न्यायालय कहते हैं। फेडरल कोर्ट है ये। क्लियर चीज है ये। हम भारत के संदर्भ में इसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है? मतलब अपर हाउस ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस ऑफ स्टेट्स किसको कहा जाता है? आपको बताया था। एम कौन होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद होता है, विधान परिषद। विधान परिषद आंसर होगा इसका, तो कौन होगा यहाँ? विधान पालिका परिषद। ठीक है, आंसर ये होगा इसका। ठीक, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? प्रायः पूछा है ना, तो ऐसे तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को राज्यपाल या किसी अन्य स्रोत से जानकारी मिलती है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। उस स्थिति में क्या कर सकता है? वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो यहाँ प्रायः कौन सजेस्ट करता है? तो प्रायः जो है सजेस्ट करता है, कौन करता है? यह गवर्नर होता है, उस राज्य का राज्यपाल होता है। इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। प्राय शब्द यूज किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा।
लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए गवर्नर के अलावा किसी अन्य स्रोत से भी अगर उसको जानकारी मिलती है तो क्या कर सकता है, अन्य स्रोत में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। क्लियर है चीजें? तो लेकिन यहाँ प्राय शब्द यूज किया इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, गवर्नर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किस आर्टिकल में कहा गया? तो राज्य जो है आपका मालूम है क्या, 152 से लेकर स्टार्ट होता है राज्य। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा के संदर्भ में जो बात की गई है। ठीक है, तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान जो आर्टिकल है वो आपका आंसर ए होगा यहाँ पर, 170, लगभग 170 के आसपास जाएगा ये। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? देखिएगा, अपर हाउस की बात कर रहे हैं, कहाँ आपको मालूम है कि विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है? तो हम यूपी देखते हैं, बिहार को देखते हैं, कर्नाटक को देखते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ है? कर्नाटक का महाराष्ट्र में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ठीक है, यहाँ विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषदों को हटा दिया गया। अभी तो जब जम्मू कश्मीर में देखिएगा पंचायतों का भी चुनाव करवाया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भी जम्मू कश्मीर भी आ गया है। ठीक है, ये चीजों को याद रखिएगा। तो निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद इस संदर्भ में देख रहे हैं, केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? केवल चार बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। क्लियर है चीजें ये? ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसको बनाया जा सकता है और उसको विकृत किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर आंसर होगा, बेस्ट आंसर जो है, कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं है, तो इसका आंसर होगा, आप यहाँ पे बस यहाँ पे लिखिएगा केंद्रीय संसद द्वारा, याद रखिए, सब पार्लियामेंट के द्वारा। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर चीज है ये। अब इसके लिए प्रस्तुति करने के लिए वो है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई बिल अगर उस राज्य की विधानसभा क्या करते हैं, 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है और उसको दिल्ली मतलब उसको केंद्र में भेज देती है, तब उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो चीज पूछा है क्या, किसके द्वारा विघटन किया जा सकता है? तो सीधा केंद्र के द्वारा, सृजन भी केंद्र के द्वारा। लेकिन बिल का प्रस्ताव कैसा होगा? 2/3 मेजोरिटी को होगा। आपने क्लास में पढ़ा है इस चीज को। ठीक है, देखिए आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन देखिएगा, जब भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो राज्यों की विधायिका मतलब विधानमंडल राज्यों का किससे मिलकर बना है? तो राज्यों का विधानमंडल बनता है विधानसभा, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद, और राज्यपाल से मिलकर बना है। ये तीनों बॉडी होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? ये देखिएगा, आंसर क्या है इसमें, देखिएगा। तो अब देखिए, ये विधान सभा परिषद और राज्यपाल ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन जो है वो तो होगा ही नहीं। विधान सभा और विधान परिषद ये भी नहीं होगा, राज्यपाल, विधानसभा और राज्यपाल। तो तीसरा, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पे तीसरा है, और जिन राज्यों में दोनों है तो यहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, 3 और 4। क्या होगा आंसर? 3 और 4। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां विधानसभा और राज्यपाल मिलकर बनाता है, जिन राज्यों में विधान परिषद है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। इसका इनमें से सही पुट कौन सा है? सी है, 3 और 4। ठीक है, क्लियर चीजें समझ में आ गया ना ये चीजें ये? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है। यहाँ पर किसकी बात हो रहा है? अभी हमने पढ़ा लोकसभा के अध्यक्ष की बात पढ़ा, यहाँ पर अब विधानसभा की बात कर रहा है। तो विधानसभा की किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से आएगा। क्लियर चीजें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट दोनों ही आर्टिकल जो है 266 में इसका
संचित निधि का वर्णन किया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। देखिए वहां पूछने का क्वेश्चन का दूसरा प्रवृत्त था जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। यहाँ पर देखिए भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद सृजन और समाप्ति की जा सकती है। यहाँ विकल्प देखिएगा, संसद द्वारा, सही लग रहा है। किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर, राष्ट्रपति नहीं, मंत्रिपरिषद की समय नहीं, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। यहाँ पर झटके में आप आके ये आंसर मत दे दीजिएगा, पूरा ऑप्शन पढ़िए। और इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वह डी हो रहा है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो उस राज्य का विधानसभा क्या करेगा, 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देता है और पार्लियामेंट को भेज देता है, और पार्लियामेंट क्या करता है, सिंपल मेजोरिटी से अगर दोनों सदनों से यह पारित कर देता है तो उस राज्य में क्या हो जाएगा, विधान परिषद सभा जीत हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, जैसा बिल होगा। क्लियर चीजें। तो इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, फिर लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, देखिएगा, सत्य नहीं है। ठीक है। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, सही है। या वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद को धारण करते हैं, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये भैया अधिकार नहीं है। पद से हटाने का अधिकार केवल किसको है, प्रेसिडेंट को है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, और यही आपका क्या उत्तर होगा, सही होगा। आपका जो आंसर पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान का मूल योजना को छोड़ दिया। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं किया गया, इस भावना को क्यों छोड़ दिया गया है संविधान के मसौदे में। तो भैया अगर मान लीजिए दो व्यक्ति अगर राज्य में जनता के प्रतिनिधि होते, या राज्य के मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई प्रतिनिधि होते तो क्या होता, राज्यपाल बोलता मैं मुख्यमंत्री से ज्यादा पॉपुलर हूँ और मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, ये भावना आ जाती। तो इसी भावनाओं को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। इसलिए राज्यपाल का क्या कर किया जाता है, राज्यपाल को नियुक्ति दी जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा कि तो कौन सा भावना छोड़ क्यों किया, तात्पर्य होता है कि दूसरा निर्वाचन। ठीक है। निर्वाचित प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाए, ये भी सही है, ये भी सही है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानते, ये भी सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, नहीं ये उतना ज्यादा संसदीय शासन प्रणाली के अंदर अभी भी काम कर सकता है, नहीं ये भी सही होगा। राज्यपाल को संसदीय शासन प्रणाली के अधीन काम करना था। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्य से बड़ा, निर्वाचित प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, इसका तब होता है एक दूसरा निर्वाचन। तो देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन होगा, इन कथनों पर से कौन सा कथन सही है, एक और दो, दो और या तीन, एक तीन चार और, या दो तीन चार। इसका आंसर जो बेस्ट आंसर जो होगा इसका, ये होगा एक, तीन और चार। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, ये इसका आंसर होगा यहाँ पर 1, 3 एंड 4। ये जो ऑप्शन में आएगा वो है 1, 3। इसका आंसर होगा सी, देख लीजिए। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4 होगा, बेस्ट आंसर होगा। विकल्प अगर देखते हैं तो ठीक है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष, सही है। उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह एक से अधिक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर सी होगा। क्या होगा आंसर इसका? सी होगा। ठीक है। फिर है, नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन। ये राज्यपाल क्या है? एक से अधिक राज्य का, मान लीजिए मध्य प्रदेश का राज्यपाल है, तो कभी कभी यूपी का भी राज्यपाल रहे हैं, तो कार्यवाहक, तो राज्यपाल की जिम्मेदारी दिया जा सकता है, संविधान में प्रावधान है। ठीक है, तो ये भी सही है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता ऐसा ही नहीं है। ठीक है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। और भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। ठीक, ये सही है, तो इसका आंसर 1 2 4 होना चाहिए। फिर बताइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक ऐसा राज्य जहां विधानमंडल के दोनों सदन है, वहां राज्यपाल अध्यादेश प्रस्तावित कर सकता है। तो जहां पर राज्य के विधानमंडल दोनों सदन है, तो वहां दोनों सदन सत्र में नहीं है, तब होगा ना। मतलब अध्यादेश आर्टिकल 213 क्या बोलता है? जब मतलब किसी भी राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है और कानून बनाने की आवश्यकता हो रही है, जब विधान और विधान परिषद दोनों सत्र में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या हो रहा है इसका? डी आंसर होगा। ठीक है, उस संदर्भ में क्या कर सकता है वह? अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या आप लोगों को मालूम है ये? इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। विभिन्न राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों की राशि का निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग करता है, संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, अंतर्राज्यीय तो आज इस क्वेश्चन को, ये योजना आयोग लिखा है, उसको जगह आप नीति आयोग कर दीजिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा ए। संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है, क्योंकि संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है क्योंकि सभी कानूनों का समावेश होता है, कोई कानून उसके विपरीत नहीं होता, सत्ता का स्रोत होता है। ये क्या है? सी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो सत्ता का स्रोत होता है, संविधान क्या होता है? राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है क्योंकि यह सत्ता का स्रोत होता है। ठीक है, राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में गवर्नरों की नियुक्ति जो है, आपको बार बार एक क्वेश्चन मालूम है सबको, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो इसका क्या होगा? ये होगा। ठीक, फिर है, एक मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या सही है? यह मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से श्रेष्ठ होता है, यह मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के बराबर होता है, बराबरों में प्रथम होता है, इनमें से कोई नहीं होता। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? बराबरों में क्या होता है? वह प्रथम होता है। बराबरों में क्या हो रहा है? वह प्रथम हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक राज्य में एक मंत्री पद धारण, सॉरी, एक राज्य में एक मंत्री पद धारण करता है। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के प्रसाद पर्यंत, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष। देखिएगा, एक राज्य का मंत्री जो है, वह जो है, वह ऐसा कहा जाता है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है क्या करता है? पद को धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पीछे से क्या कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। पीछे से कौन होता है? मुख्यमंत्री। मतलब मुख्यमंत्री जब तक चाहेगा तब तक पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आंसर लेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनली और पॉलिटिकली अगर हम देखते हैं, तो बेस्ट आंसर जो होगा वो सी होगा यहाँ पर। ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के राज्यपाल किसके परामर्श पर कार्य करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श पर कार्य कार्य करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पे किसी प्रकार का डाउट मत रखिएगा, राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत भी आप सही मान रहे हैं, लेकिन हम बेस्ट आंसर की बात करते हैं, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के प्रसाद पर्यंत पर रहेगा। क्लियर चीज है ये। भारत के राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है।
और राज्यपाल विधानमंडल का अंग है, ये सही है। राज्यपाल अपने इच्छा अनुसार किसी समय त्याग पत्र दे सकता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो बी सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं हटाया जा सकता, इसको हटाया जा सकता है केवल प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, त्याग पत्र दे सकता है। क्लियर चीज है ये, ठीक। क्योंकि ये राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, ऐसा कार्यकाल उसका 5 वर्ष का होता है। ठीक, क्लियर चीज है ये, ठीक। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो बिल्कुल टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। फिर है नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया। पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज के जो है आर्टिकल 243 आई को देख लीजिएगा। उसके संदर्भ में पिछले क्लास में पंचायती राज व्यवस्था में आपको बताया था, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में ये पूछा है। ठीक है, जिसका आंसर जो है बी होगा। ठीक है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया, तो पंचायतों में जो आरक्षण की व्यवस्था है कौन सा है? वह 73वां संविधान संशोधन। और पंचायतों में कम से कम जो है 1/3 जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन करने की बात की गई है। किसी राज्यों में तो यह 50% से 50% रिजर्वेशन पहुंच गया, तो इसका आंसर को क्या होगा? बी आंसर होगा, 73वां संविधान संशोधन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। कौन से राजस्थान में प्रारंभ की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और प्रारंभ किया गया था, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में लागू किया था सबसे पहले। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट और एपी इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है। पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत में चुनाव करने हेतु निर्णय जो है राज्य सरकारों को लेना पड़ता है, क्योंकि पंचायत क्या है? राज्य सूची का विषय है। अभी न्यूज में बना हुआ है ना, पुडुचेरी, वहां पे फटकार लग रही है सरकारों को कि वहां पे उन्होंने पंचायत का चुनाव नहीं करवाया है। ठीक है। पंचायत को केंद्र शासित प्रदेश है, तब भी वहां पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, जिसका क्या होगा? राज्य सरकार का होगा। कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? आपको मालूम है पंचायती में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई थी, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, उसकी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कर दीजिए। संविधान में 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो संविधान में 73वें संशोधन का संदर्भ किसका है? तो आपका सी आंसर होगा, किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। आंसर क्या होगा? सी, पंचायती राज व्यवस्था। सबको मालूम है पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? ग्राम लेवल पंचायत आते हैं, ब्लॉक लेवल पंचायत आते हैं, और क्या आते हैं? जिला स्तर पंचायत। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ये देखें ना, विलेज लेवल पर क्या होगा? विलेज लेवल पंचायत, जिसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक लेवल ऑफ पंचायत, जिसको हम ब्लॉक समिति कहते हैं। कहीं कहीं इसको मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिला पंचायत कहते हैं। अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों के संदर्भ में अलग हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जिला को जनपद कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में ब्लॉक को जनपद कहा जाता है, तो सबका अपना अलग अलग है। नेक्स्ट लिखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? यहाँ पर देखिएगा, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो क्या है? ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंदता को बढ़ाना, ये चुनाव के लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना। इसका आंसर क्या होगा? सी, ग्राम वासियों की शक्ति का विकेंद्रण करना। यही तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है, शक्ति का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्या है? पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज को निम्नलिखित के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारत की नीति निषेध तत्व, और भारत के संविधान के 73वें संशोधन। तो इसका आंसर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता पूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है।
इसका आंसर होगा स्थानीय जनता का। ठीक है, इसका आंसर होगा जनता। पंचायती राज व्यवस्था जनता के उद्देश्य से, जनता के हित के लिए लाया गया है, शक्ति के वितरित करने के लिए लाया गया है। और जनता की अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो पंचायती राज व्यवस्था क्या होगा, ज्यादा सुदृढ़ होगा। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नेहरू जी ने 12 अक्टूबर 1959 को किया था, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। ये सबको रटा हुआ है, ये फैक्ट है ये पूरा। इसको सबको ये रटा रहता है। ठीक है, विचार कीजिए। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर स्वशासन की वकालत करता है, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशाप की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। ऊपर के वो 1 2 3 सभी सही है, बाकी चौथा जो है गलत है। इसका आंसर जो है सी होगा। ठीक है, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, 3 टीयर। क्लियर चीजें, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? आंसर क्या है, राजस्थान। बार बार में क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि आपको ये रटा जाए इस चीजों को। और भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा समुदाय। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है? तो हर राज्य के संदर्भ में इसका अलग अलग है। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में या जो ऑप्शन के संदर्भ में बता रहा हूँ। प्रधान का चुनाव यूपी में जो है कैसा होता है, डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, सरपंच जो है किसी राज्यों में प्रधान को ही क्या बोलते हैं, मुखिया को ही क्या, मुखिया को ही सरपंच कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में वो सरपंच कहते हैं, इनका चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो जो जनता के द्वारा और तीसरा जो है, पांचवा जो है पंच, इनका भी चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। क्लियर है। जो क्षेत्र प्रमुख हैं, जिनको ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष होते हैं, तो इनका जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में इनका इनडायरेक्ट होता है। क्लियर चीजें। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो प्रधान, ये जो प्रधान यूपी के संदर्भ में हो रहा है शब्द है, तो मुखिया, सरपंच और पंच, तीनों क्या होते हैं, डायरेक्ट चुने जाते हैं। इसका आंसर होगा 1 4 और 5। 1 4 5 किसमें है देखिएगा, सी आंसर जो है इसका बेस्ट आंसर है। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट, क्या व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी स्थिति में सीमित या समाप्त किया जा सकता है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही सीमित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। अनुच्छेद 22 जो है, किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने में कितने घंटों के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है? इसका आंसर क्या होगा, 24 घंटे के अंदर। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 22 के तहत निम्नलिखित में से किन्हें बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्राप्त नहीं है? तो वो जो देशद्रोही हो, ठीक है, तो शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो, ये भी सही है। निवारक निरोध अधिनियम के तहत कैद हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त दोनों। इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, पढ़िए इसको। ये ऑप्शन है, राज्य को धर्म के आधार पर वित्तीय अनुदान प्रदान करने में विभेद नहीं कर सकता। ठीक है, क्या नहीं शामिल है। राज्य को पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म मानने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक तथा धर्मांध संस्थाओं को चलाने की छूट। इसका आंसर क्या होगा, बी। राज्य को से पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक धर्म को क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? हाँ, मतलब जो माइनॉरिटीज के लिए बात किया गया आर्टिकल 29, जिनकी अपनी भाषा है, लिपि और संस्कृति है, सबको सुरक्षित करने का अधिकार है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आर्टिकल 29 में क्या बोला है? जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उनको संरक्षित करने का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 30 के अनुसार किस प्रकार के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार है? भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, दोनों की बात करता है इसको। ठीक है, तो ये सी दोनों है, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों की बात करता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने प्रकार का लेख जारी कर सकता है? तो इसका आंसर क्या है? कितने प्रकार के लेख होते हैं? 6 प्रकार के रीट्स होते हैं ना, तो 6 प्रकार के रीट्स जारी कर सकता है, 6 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है। क्लियर चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधन के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिकता होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। ये तो कौन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी। आज की क्लास में हमको ये करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के, ठीक है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जो अनुसूची है वो 5वीं अनुसूची है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। और 6वीं अनुसूची किसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में क्या करता है? उपबंध करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी क्या होगा आंसर? बी होगा, 5वीं अनुसूची। सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किसका एक भाग है? तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है, बॉर्डर जो है, वह जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। ठीक है, फिर अब निम्नलिखित में से किस एक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था? यह था प्रशासनिक सुधार आयोग था। ठीक है, ये आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड जो है आज हमने क्या किया? एमसीक्यू को पढ़ने की कोशिश किया। आप लोग, मेरे को उम्मीद है कि आप लोग एमसीक्यू के संदर्भ में अच्छा कर रहे होंगे प्रदर्शन। ठीक है, और अभी जो अगला जो सेशन है वो हमारा नगरीय निकाय के ऊपर होगा। एक छोटा सा सेशन है ये, तो नगरीय निकाय को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे हम? अगले क्लास में हम केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करेंगे। क्लियर चीजें। तो अभी थोड़ा नगरीय निकाय के संदर्भ पढ़ते हैं। तो नगरीय निकाय की व्यवस्था जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया है? स्वशासन को दिया गया है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसी प्रकार जो है नगरीय निकायों में भी स्वशासन स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए जो संविधान संशोधन किया गया, वो कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन 1992-93। कब किया, कब हुआ यह? 74वां संविधान संशोधन जो है 1992-93 किया गया, और इसके माध्यम से जो है नगरीय निकायों में क्या किया गया? स्वशासन प्रदान किया गया। क्लियर है चीजें ये। इसके संदर्भ में हम प्रावधान देखते हैं। संविधान का भाग 9 का अनुच्छेद जो है वह 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है उसी क्रम में, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था क्या था? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो आर्टिकल था 243 ए से लेकर कहाँ तक था? ओ तक था। और इसी प्रकार जो है नगरीय निकाय के संदर्भ में 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है व्यवस्था क्या करता है? यह नगरीय निकायों की व्यवस्था की बात की गई है भारत के संविधान में, जब जगह दिया गया है। यह संविधान में कब शामिल हुआ? 74वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, सॉरी, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992-93 के द्वारा जो है यह भारत के संविधान में जोड़ा गया इसको। और इससे रिलेटेड जो है
12वीं अनुसूची बनाई गई। इससे निर्देश जो है क्या बनाई गई, 12वीं अनुसूची बनाई गई, और जिसमें नगरीय निकाय के संदर्भ में 18 विषय बताए गए हैं जिस पर वह कानून का निर्माण कर किया जा सकता है। तो उसको देख रहे हैं इसमें। तो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा 92 में लाया गया, 93 में पारित हुआ था। ठीक है। भाग 9 का जोड़कर नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, जिसे नगर पालिका नाम दिया गया। नगर पालिकाओं हेतु स्थानों में आरक्षण, उनकी अवधि, सदस्यों की योग्यताएं, शक्ति, उत्तरदायित्व और वित्त योग के संदर्भ में बहुत सारे उपबंध किए गए हैं, और यह उपबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में भी ही है। ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, पंचायतों सीटों का आरक्षण जनसंख्या के अनुसार से होगा, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों के जनसंख्या के अनुसार से आरक्षण किया जाएगा। महिलाओं के लिए जो है 1/3 रिजर्वेशन रखा जाएगा। ये सारा प्रावधान जो है जैसे पंचायती राज व्यवस्था में है, सेम वैसे ही है। पंच नगरीय निकायों में नियमित चुनाव कराने की व्यवस्था किया गया है। नियमित चुनाव कराने की व्यवस्था होगी, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, और चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों को दी गई है। ठीक है। इसलिए नगरीय निकाय भी यह राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार नगरीय निकायों के संदर्भ में वित्त पोषण की जिम्मेदारी जो है राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में किया गया है। ठीक है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में था। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज के संदर्भ में है, और 18 विषय इसमें बताए गए हैं। ठीक है। भारत का पहला नगरीय निकाय जो है ब्रिटिश जमाने में जो है मद्रास नगर निगम था। ठीक है, जो 1687 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। 1793 चार्टर एक्ट द्वारा नगर छोड़िए, 74वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वह मध्य प्रदेश बना। क्लियर चीजें। 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से वह कौन सा राज्य है जिसने नगरीय निकाय की व्यवस्था को अपने राज्य में सबसे पहले लागू किया, तो वह राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है, जिसने 74वां संविधान संशोधन अपने विधानसभा में से पारित कर दिया, और मध्य प्रदेश जो है नगर पालिका अधिनियम 1994 पारित कर दिया, और वहां विधिवत चुनाव कराया। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकाय को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ है। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन में क्या है, 3 तरह की नगरीय निकाय की बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो है नगर पंचायत की बात की गई है। तो ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में बदल रहे हैं, मतलब ये संक्रमणशील नगर हैं, जो ग्रामीण और शहरी के दोनों के लक्षण रोके गए हैं, और इसके संदर्भ में नियम कानून बनाने का अधिकार जो है राज्यों की विधानसभाओं को दिया गया है। ठीक है, कि कौन सा क्षेत्र नगर पंचायत में होगा, इसकी जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या के आधार पर क्या करेगा वह, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की स्थापना करेगा। तो वह क्षेत्र जो तेजी से शहर की ओर बदल रहा है, संक्रमणशील है, मतलब ग्रामीण से वो शहर में बदल रहा है, वैसे क्षेत्रों को क्या करेगा, और नगर पंचायत का नाम दिया जाएगा। ठीक है। छोटे शहरों के लिए जो है नगर पालिका परिषद के गठन का प्रावधान है, और बड़ों शहरों के लिए जो है वो नगर निगम, शहरी क्षेत्रों के लिए जो है नगर निगम का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिनका निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, और इनके संदर्भ में कानून बनाने का जिम्मेदारी किसकी होगी, इनके संदर्भ में कानून बनाने की जिम्मेदारी जो है वह राज्य की विधायिका को होगा, राज्य की विधायिका को होगा। वो इन चीजों के आधार पर क्या करेगा, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में डिवाइड करेगा। क्षेत्र की आबादी, जनसंख्या का घनत्व, क्षेत्र से प्राप्त राजस्व, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत, राज्यपाल का विवेक। ठीक है। और 75% जनसंख्या जहां गैर कृषि कार्य करती हो, ये जरूर ध्यान रखेगा। और प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है, ये सब जो है विधायिका के द्वारा तय की जाएगी, और इसके आधार पर जो है उस राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों की घोषणा की जाएगी। ये टोटली जो है राज्य का विषय है। राज्य की विधानसभाएं जो है इसके संदर्भ में नियम बनाएंगी। ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के जो विषय बताए गए हैं वह इस प्रकार के हैं, देखिएगा। नगरीय योजना, जिसमें नगर की योजना भी है। दूसरा, भूमि उपयोग,
तीसरा आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएं हैं, सड़कें और पुल हैं, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय है, जो नगरीय निकायों के जो काम है, लोक स्वास्थ्य है, सफाई है, कूड़ा करकट प्रबंधन है, अग्निशमन की सेवाएं हैं, नगर वानिकी है, पर्यावरण संरक्षण पर ज्यादा जोर देगा, समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और और शौक उगाड़ना मतलब सौदागरी की व्यवस्था करेगा, काजी हाउस की व्यवस्था करेगा, जन्म मृत्यु के संबंध में महत्वपूर्ण सांख्यिकी अ, सूचनाएं प्रदान करेगा, जन सुविधाएं जिसमें मार्गों पर जल विद्युत विद्युत व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, बस स्टैंड, जल सुविधाएं इत्यादि नगरीय निकायों के कार्य होंगे। वधशालाओं और चर्म शोधन शालाओं का विनियमन करने का निर्माण, ये 18 विषय जो है नगरीय निकाय के संदर्भ में जो है 12वीं अनुसूची में जो है वह प्रावधान किए गए। इस संदर्भ में नियम कानून जो है नगरीय निकायों के द्वारा क्या करेंगे, बनाए जाएंगे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो क्या करेंगे, अपने नगरों में उसको लागू करने और का प्रयास करेंगे। और जो केंद्र योजना से जो बेनिफिशियरी ग्रुप है उसकी क्या करेंगे, शहरी क्षेत्र में प्रधान मतलब पहचान करवाएंगे। क्लियर चीजें इस संदर्भ में है। ठीक है, तो हम नगरीय निकायों की बात करते हैं। 3 प्रकार के नगरीय निकायों की बात की है, जैसे नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत की बात की गई है। दूसरा जो नगरीय निकाय है वह है नगर पालिका परिषद, छोटे शहरों के लिए नगर पालिका परिषद होगा। ठीक है, और तीसरा जो है क्या है, नगर निगम पालिका निगम है, नगर निगम जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है नगर पंचायत है, पूरा जो क्षेत्र नगर पंचायत का क्षेत्र, कौन क्षेत्र नगर पंचायत, इस संदर्भ में क्या होगा, सब राज्यपाल जो है अधिसूचना जारी करेगा। नगर पंचायत जो है पूरा क्षेत्र जो है वह किस में बटा रहेगा, वार्ड में बटा रहेगा। इसी प्रकार पूरा नगर पालिका परिषद भी क्या हो रहेगा, पूरा जो है वार्ड में बटा रहेगा। इसी प्रकार नगर पालिका निगम भी क्या रहेगा, वह वार्ड में, सब ये वार्डों में बटे होते हैं। और वार्डों का निर्धारण कौन करता है, तो प्रत्येक वार्डों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी किसकी है, वह राज्यपाल की है। किसकी है, राज्यपाल की है। तो पूरा जो शहरी क्षेत्र है वह नगर पंचायत को बोलते हैं संक्रमणशील क्षेत्र, कहते हैं जो धीरे से क्या हो रहा है, सीधे से शहर की ओर प्रवर्तित हो रहा है। शहर में गांव, वह गांव जो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा है, शहर में चेंज हो रहा है। छोटे शहर, जनसंख्या के हिसाब से हर राज्य में क्या होगा, नगर पालिका परिषद के गठन का अलग अलग प्रावधान है। मध्य प्रदेश में जिस शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम होगा, वहां नगर पालिका निगम होगा, नगर पालिका परिषद होगा। अगर नगर पालिका के संदर्भ में जिन शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा होगी, वहां पे क्या होगा, नगर पालिका निगम का गठन का प्रावधान है। इस संदर्भ में अलग अलग राज्यों का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत बनाने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों की विधायिका को दिया गया है। और प्रत्येक राज्य सरकार अपनी अपनी विधायिका में अलग अलग जो जनसंख्या के हिसाब से, जनघनत्व के हिसाब से और गैर कृषि कार्यों में संलग्न लोगों के आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण क्षेत्र किस में हो रहा है, वार्ड में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नगर पंचायत है। ठीक है, तो प्रत्येक में वार्ड हो गया। ठीक है, और अब देखिएगा प्रत्येक क्षेत्र में वार्ड में बटा है। इसी प्रकार जो है नगर पालिका परिषद जो है वह भी वार्ड में बटा हुआ है। और नगर पालिका निगम भी किस में बटा है, वार्ड में बटा हो रहा है। ठीक है, तो वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है क्या कहलाता है, उसको हम पार्षद कहते हैं। क्या करते हैं, पार्षद कहते हैं। तो वह वार्ड के प्रतिनिधि को हम क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। हम वार्ड का पूरा शहर किस में है, वार्डों में, और वार्डों का क्या होता है, प्रतिनिधि कौन होता है, पार्षद होता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, और पार्षद के अलावा और क्या होता है, उस नगरीय क्षेत्र के संदर्भ में क्या होता है, अगर नगर पंचायत है तो क्या होगा, नगर पंचायत अध्यक्ष होगा। क्या होगा, नगर पंचायत अध्यक्ष होगा। फिर क्या होगा, नगर पंचायत उपाध्यक्ष होगा। क्लियर चीज है ये। तो कहीं कहीं जैसे होता है पार्षदों का जो चुनाव होता है, कैसा होता है, यह डायरेक्ट होता है। क्या होता है, यह पार्षदों का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अलग अलग राज्यों के संदर्भ में जो है कि नगर पंचायत अध्यक्ष होगा, या नगर पालिका का अध्यक्ष है, या महापौर होगा। नगर पालिका निगम में क्या होगा, महापौर, मेयर का पद होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेयर का पद होगा। ठीक है, तो पार्षद का चुनाव कैसे हो रहा है, सभी तीनों निकायों में अगर हम पार्षद की बात करते हैं तो इस पार्षद का चुनाव कैसा हो रहा है, पार्षद का चुनाव जो है कैसे हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। लेकिन
वहां पे नगर पंचायत अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, नगर पालिका अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, नगर पालिका के महापौर का, मतलब मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव कैसे होगा। हर राज्यों में के संदर्भ में यह नियम अलग अलग है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वह डायरेक्ट होता है। पार्षद और महापौर का चुनाव जो है वह डायरेक्ट होता है। बाकी उप जो है अध्यक्ष, उप महापौर, उपाध्यक्ष जो है वह इनडायरेक्ट रीति से चुने जाते हैं। लेकिन यह कोई सर्वमान्य नियम नहीं है, लेकिन हाँ, पार्षद जो है वह डायरेक्ट चुने जाएंगे, यह नियम है। ठीक है, बाकी के संदर्भ में प्रत्येक राज्य अपना नियम अलग अलग बना सकती है। पूरा शहरी क्षेत्र जो है वह पार्षदों मतलब वार्ड में डिवाइड होता है। वार्ड का प्रमुख कौन होता है, वार्ड का प्रतिनिधि कौन होता है, पार्षद होता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो ये संदर्भ में हो गया, इसको आप पढ़िएगा, आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे होता है ना कि नगर पंचायत है, ठीक है, और नगर पालिका है, परिषद है, और ये क्या है, शॉर्ट में हम बड़े शहरों के लिए क्या है, नगर निगम है। तो शासन का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इसको हम बोलते हैं नगर पंचायत को हम बोलते हैं, क्या है, नगर पंचायत में जो हम्म, नगर पंचायत के संदर्भ में जो प्रशासनिक अधिकारी का क्या कहा जाता है, इसको सीएमओ कहा जाता है। इसको सीएमओ बी कहा जाता है, इसको सीएमओ सी कहा जाता है, मतलब तृतीय श्रेणी का अधिकारी है, ये द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताया। और नगर पालिका में क्या होता है, कमिश्नर का पद होता है। किसका होता है, नगर निगम में क्या होता है, नगर निगम में जो है वह कमिश्नर का पद होता है। और यह जो है आईएएस श्रेणी का अधिकारी होता है। ठीक है, बड़े शहरों में क्या होता है, नगर कमिश्न मतलब जो नगर निगम है वहां पे क्या होता है, कमिश्नर आयुक्त का पद है। तो नगर निगम कमिश्नर का पद है, और यह आईएएस श्रेणी का अधिकारी होता है। बाकी इसको क्या बोलते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 3, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 2, और ये दोनों नगर पंचायत और नगर पालिका के संदर्भ में होते हैं। और वहाँ के यह पीएससी या यूपी में पीसीएस के द्वारा यह चुने जाते हैं। क्लियर चीज है ये, इस संदर्भ में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये नगरीय निकाय के संदर्भ में आपके क्वेश्चंस हो गए। इसके आधार पर आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें 74वां जो संविधान संशोधन है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन को आप ध्यान में रखिएगा। 12वीं अनुसूची को ध्यान में रखिएगा। आरक्षण की व्यवस्था वैसे ही है जैसी पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में है। महिलाओं को क्या किया दिया जाएगा, 1/3 रिजर्वेशन जो है नगरीय निकाय में भी दिया गया है। और वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नगरीय निकायों में कोई व्यक्ति नगरीय निकायों के चुनाव में भाग ले सकता है, उसकी योग्यता का निर्धारण भी कौन करेगा, राज्य सरकारों को, राज्य की विधायिका को जिम्मेदारी दी गई है। जनरली पार्षद का बनने का जो उम्र है वह कितना है, 21 वर्ष है। क्या है, 21 वर्ष अगर कोई व्यक्ति है तो वह पार्षद के चुनाव में क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। ये याद रखिएगा चीजों को। ठीक है, इस संदर्भ में अपने आप अर्बन बॉडीज को पढ़ा, पहले हमने एमसीक्यू को पढ़ा, फिर अर्बन बॉडी के संदर्भ में देखा, आपको बताने की कोशिश किया। इस संदर्भ में मैं और बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू लेके आऊंगा। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर अगला टॉपिक होगा। ठीक है, आप मेरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एडमिशन लीजिए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। धन्यवाद।